देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। 2 दिन तक पायलट दिल्ली में रहेंगे। हालांकि अब तक पायलट का किसी भी नेता से मुलाकात का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया है। वहीं पायलट के दिल्ली पहुंचने पर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे पर राज्यपाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया। सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं। क्या कुछ होगा कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को जो कुछ कहा गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं उत्तराखंड काजी निजामुद्दीन जी की मदर एक्सपायर होगी तो वहाँ शोक प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक आज मुद्दा नहीं है, न मैं किसी से मिल रहा हूँ। रहा सवाल सचिन पायलट जी का, उनका दिल्ली में घर है, बच्चे हैं, परिवार है, वो आते रहते हैं। इसको आप इस तरीके से क्यों ले रहे हैं कि वो कल दिल्ली आ गए? क्यों नहीं आ सकते सचिन पायलट? सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब लोग आराम से सरकार चलाएंगे, अच्छा शासन देंगे और दोबारा रिपीट भी होगी। सचिन पायलट की बार बार यह शिकायत रही है। पिछली बार भी जब उन्होंने सवाल उठाया था, 18 विधायकों के साथ अलग होने की कोशिश की थी, उसके बाद जब वापसी की तो उनके विधायकों को, जो मंत्री थे सरकार में, उनको अब तक अकोमोडेट नहीं किया गया। 10 महीने हो गए। तो नहीं लगता कि कहीं न कहीं इतने बड़े नेता, जो दूसरे नंबर के नेता हैं अशोक गहलोत के बाद राज्य के, तो अकोमोडेट किया जाना चाहिए सरकार में? ये पार्टी संगठन का मामला है जी। पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं। कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। सरकार और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है। जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। जो बिखराव है वो तो अब भाजपा में है भाई। कौन जाएगा? मुखल राव जी कहाँ से आए, वापस टीएमसी में चले गए। कलयोगी जी कितने दिन से नाराज थे, मना मनवार के बाद में वो आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर से और फेसबुक से चित्र हटा दिए मोदी जी के और इनके। वसुंधरा जी के वहाँ राजस्थान में पोस्टर गायब कर दिए। वसुंधरा जी इनसे मिल नहीं रही है, ये इनको वो उनको बुला नहीं रहे हैं। तो आप देखिए ना बीजेपी में कितना बड़ा बिखराव है। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज कुमार लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, सचिन पायलट के दिल्ली दौरे को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, पार्टी आला कमान की बात करें तो राजस्थान में सचिन पायलट की जो डिमांड रही है उसे सुलझाने की कवायद कांग्रेस के अंदर चल रही है। लेकिन बैठकों का दौर होगा कि नहीं, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक या कोई जानकारी नहीं आई है। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि आज सुबह में न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने बातचीत की, तब भी उन्होंने बताया कि अभी तक बैठक या मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है, अगर होगा तो जानकारी देंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट से भी हम लोग की मुलाकात हुई और सचिन पायलट ने भी इस बारे में हालांकि कुछ कहने से इनकार किया कि कोई मुलाकात है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन उनके कार्यक्रम को देख के ऐसा नहीं लगता कि आज कोई मुलाकात होने वाली है, जैसा कि उनके मूड से ये लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस कवायद में है कि क्या फॉर्मूला अपनाया जाए कि राजस्थान का जो संकट पहले था और अब सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए, तो एक कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान पे दबाव भी बनता है कि आखिर सचिन पायलट 2 दिनों के लिए दिल्ली आए हैं। हालांकि वो अपने घर आते रहते हैं। तो फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 9 मंत्री पद खाली है। 6 या 7 सचिन चाहते हैं अपने विधायकों के लिए। हालांकि सचिन पायलट का खुद मानना है कि उनके कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और तमाम लोगों को जगह मिलनी चाहिए मंत्री परिषद में। तो 6 में क्या पद कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत देने को तैयार होंगे, ये सारे मसले हैं। कभी भी बदलाव हो सकता है राजस्थान में, तुरंत हो या कुछ वक्त लगेगा, ये हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें आपको कि राजस्थान कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं, कई विधायकों ने कहा भी है।
अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है। कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या एसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया दिया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है। और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपने बताया कि कांग्रेस आला कमान पर एक तरह से दबाव तो है, लेकिन अगर वहीं प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट के इस दौरे को प्रदेश कांग्रेस कैसे देख रही है और इससे सबसे बड़ा संकेत क्या है? देखिए, अगर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान अपने आप में काफी है कि कोई नाराजगी नहीं है पार्टी के अंदर, और कोई किसको मंत्री पद मिलेगा, क्या भूमिका होगी, वो तो पार्टी आलाकमान तय करेगा। लेकिन राजस्थान कैबिनेट में किसी तरह का अगर विस्तार होता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो अशोक गहलोत के अलावा पार्टी आलाकमान की होगी। पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत से रिक्वेस्ट करेंगे, पार्टी अशोक गहलोत को कहेंगे कि आप इस तरह से एक फॉर्मूला तय करें ताकि सचिन पायलट के लोगों को भी मंत्री परिषद में जगह मिले। आपको याद होगा कि आज से 10 महीने पहले जब सचिन पायलट ने एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की थी, तब कुछ उनके विधायक जो मंत्री थे उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, तो उनकी बहाली अभी मंत्री परिषद के भीतर नहीं हुई है। तो सचिन पायलट की कोशिश है कि अपने लोगों को वहां जगह दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा आने वाले वक्त में। और सचिन पायलट अभी यहाँ एआईसीसी में आए, इस बात की उम्मीद तब तक कम है जब तक उनके लोगों को जगह वहां के मंत्री परिषद में नहीं दी जाती। राजस्थान सरकार और कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए दुविधा ये है और उन पर भी दबाव है कि जो बाकी 18 विधायक है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या बीएसपी के जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया था, उनको भी मंत्री पद देना है, ये तय है। उनमें से कुछ लोगों को मंत्री पद दिया जाएगा। दूसरी चुनौती अशोक गहलोत के लिए यह है कि जो 5-6 बार से कांग्रेस के ही विधायक है, मौजूदा में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पे या अशोक गहलोत को चाहते भी हैं, जो 6-7 बार के विधायक हैं उनको कैसे मंत्री परिषद में अगर 1-2 लोगों को जगह दी जा सके। तो इन तमाम पहलुओं पे ध्यान में रखकर अशोक गहलोत और यहाँ से जो पार्टी महासचिव हैं अजय माकन, ये लोग तय करेंगे। लेकिन सचिन पायलट की यही मांग है कि उनके अपने लोगों को मंत्री परिषद में जगह मिले। ठीक है नीरज, इस बीच बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी के बयान भी सामने आए हैं। क्या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है, आइए सुनवाते हैं आपको। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है, तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी स्वयं की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नज़र की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र, मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों के घर जल्दी गिरेगी। अच्छा नीरज, सचिन पायलट दिल्ली में किन किन नेताओं से मिल सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, नेताओं के संपर्क में तो हैं। अजय माकन ने खुद कहा कि फोन पे उनकी बातचीत होती है। इसके अलावा राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, या तो फोन पे बात कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। हालांकि सचिन का जब मसला आता है तो प्रियंका गांधी भी पीछे से बहुत एक्टिव रहती हैं और प्रियंका गांधी के संपर्क में रहते होंगे। प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत लगातार होती रहती होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुलाकात की जहां तक बात है, अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं है। अगर उनकी मुलाकात होगी तो अजय माकन से फोन पे बातचीत के अलावा मुलाकात भी हो सकती है। अगर ये तय होता है कि गोविंद सिंह डोटासरा या सचिन पायलट या अजय माकन एक जगह कहीं बैठना चाहे तो वो लोग मिल जरूर सकते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अशोक गहलोत खुद राजस्थान में है और अशोक गहलोत की भूमिका सबसे बड़ी होगी, क्योंकि मामला तो कैबिनेट एक्सपेंशन का है राजस्थान में, और अगर उस पे अशोक गहलोत की मुहर सबसे बड़ी होगी, क्योंकि उनके चाहने न चाहने से ही
सब कुछ जी। निर्भर करेगा आने ठीक है वाले नीरज, वक्त में। आपसे अपडेट हाँ, लेते रहेंगे। तो पार्टी सचिन आलाकमान- पायलट का ये 2 दिन का दिल्ली दौरा, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और आइए बढ़ते आगे। बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ऑडियो पर जवाब दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ बताया। संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो के बहाने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये 2 चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है, ऐसे कई 100 हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं। वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। क्लब हाउस चैट की ऑडियो में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस ऑडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने लिखा, उन्होंने लिखा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और वो सभी लोग जो बीजेपी मोदी शाह के शासन का विरोध कर रहे हैं, वो इस विनाशकारी शासन को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपने पार्टी नेताओं को सुझाव दिया कि वो 370 पर पार्टी लाइन के खिलाफ ना जाएं। कांग्रेस के मुताबिक 2019 में लाए गए प्रस्ताव में आर्टिकल 370 हटाने के लिए फैसले की निंदा की गई थी, लेकिन उसे कभी भी बहाल करने की बात नहीं कही गई थी। कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है, मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है, और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह
अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। तो ये एक और ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया, कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। तो ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से। और इस बीच कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। आर्टिकल 370 रिस्टोर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर लोगों को जेल में डालकर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालकर कानून बनाया गया, वो कश्मीर के हित में नहीं था। कश्मीर के लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, तभी कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया और उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, ये हूबहू कांग्रेस पार्टी की वो मानसिकता है जिसने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए हैं और घाटी में पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दिया है। दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट पर एनसीपी नेता मजीद मेमन का भी बयान सामने आया, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तान के पत्रकार से वार्ता के दरमियान कुछ कानूनों के संदर्भ में कुछ बातें कही जिस पर विवाद खड़ा हो गया है और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो बयान दिया है या जो बातें की हैं वो भारत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के हक़ में है। मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने चूँकि एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात की है, इसलिए इसको गलत तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। जब धारा 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई, इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी। ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है। और अब जरा सुनिए दिग्विजय सिंह के इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms. And one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटकर 12% कर दी गई, वेंटिलेटर पर भी अब 5% जीएसटी। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया है। ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटकर अब 5% कर दी गई है। ब्लैक फंगस की दवाई पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया। रेमडेसिविर समेत कई दवाओं पर जीएसटी 5% हुई है। आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
ये क्या ऐलान किया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है आलोक? चलिए आलोक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह ऐलान किया गया कोरोना वैक्सीन पर जो 5% जीएसटी है वो जारी रहेगी। एम्बुलेंस पर जीएसटी को घटा दिया गया, 12% कर दिया गया, पहले 28% था। और वेंटिलेटर पर भी अब 5% जीएसटी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किए जाने का ऐलान किया गया है। ब्लैक फंगस की जो दवाई है उस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। रेमडेसिविर समेत कई दवाओं पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया है। तो ये ऐलान जीएसटी को लेकर, किन चीजों पर जीएसटी की जो दर है वो घट गई है, वो आपके सामने वित्त मंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया कि एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28 से घटाकर 12% कर दिया गया। तो वहीं जो वेंटिलेटर है उस पर आप जीएसटी 5%, इसके अलावा ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी को घटा दिया गया है, 12% से घटकर अब ऑक्सीमीटर पर 5% कर दिया गया है जीएसटी। आलोक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये कितनी बड़ी राहत देने की कोशिश है? देखिए, कोरोना के समय में इस वक्त जो एक बड़ी राहत की मांग हो रही थी कि कोरोना के वैक्सीन पर से जीएसटी जो 5% लगता है उसे हटाया जाए, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पूरी कैलकुलेशन के बाद ये तय किया है कि उस पर 5% ही जीएसटी रहेगी, यानी कि कोरोना के वैक्सीन पर से जीएसटी नहीं घटेगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर दवाइयां हैं, वहां पर हर जगह कहीं ना कहीं जीएसटी घटाने की सिफारिश की गई है। और जो मेजर मेडिसिन है जैसे तोसिलीमुजाब, एम्फोटेरेसिन, एंटी कंग्लूशन सारी दवाइयां, रेमडेसिविर, इन सब पर जो मौजूदा दरें थी उसको घटाया गया है। तोसिलीमुजाब पर कर दिया गया है, रेमडेसिविर पर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है इस पर 12% जो पहले था उसको घटाकर 5% किया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, तमाम चीजों पर घटाकर 5% कर दिया गया है। और एम्बुलेंस चार्जेज पर जो 28% था उसको घटाकर 12% किया गया है। मोस्टली सभी आइटम्स को 5% के स्लैब में लाया गया है। लेकिन कोशिश ये थी इसकी कि कोरोना के वैक्सीन पर 5% से जीएसटी हटा दिया जाए, वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरह से जीएसटी का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इससे नुकसान होगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। जी, शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बारिश की वजह से मुंबई के जो कई इलाके हैं वहां पानी भर गया है। बीएमसी ने अगले 2 दिनों यानी कि 13 और 14 जून को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बीएमसी ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। लोगों से बेवजह घरों से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया है, और ये कहा गया है कि लोग बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, और ना हो जरूरी तो घर के भीतर ही रहें। लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में जारी मूसलाधार बरसात का असर अब दिखने लगा है। हिंद माता का ये इलाका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सड़कें जो हैं वो नदारद हैं, पानी की सतह के नीचे, और एक नदी जैसी स्थिति यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। रास्ते पूरी तरह से हिंद माता के बंद कर दिए गए हैं और गाड़ियों के पहिए तक डूबे हुए हैं। ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। मूसलाधार बरसात की वजह से जो आसपास की स्थानीय कहा जाए कि कॉलोनियां हैं वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और आप देखें यहाँ पर भी ये रेसिडेंशियल इलाका है, वहाँ पे भी लगातार पानी का जल जमाव होता चला जा रहा है। बस स्टॉप तक, दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे पूरा बस स्टॉप भी डूब चुका है। आलम यह है कि रास्ते को पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर बीएमसी के लोग, यहाँ पे कर्मचारी आपको दिखाई पड़ेंगे, बीएमसी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो ड्रेनेज खोलकर पानी के निकास में जुटे हुए हैं। रास्ते को बंद किया गया है ताकि पानी का निकास हो सके, गाड़ियां ना फंसे, स्थितियां गंभीर ना होने पाए। उसके मद्देनजर फिलहाल डेंजर जो जोन घोषित करके मैन होल खोले गए हैं और उन ड्रेनेज से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। स्थिति काफ़ी गंभीर है और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग जो अंदर के रास्तों से निकल रहे हैं वो भी बाहर निकलने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर मुंबई में एक बार फिर से भारी बारिश शुरू हो चुकी है। हाई टाइड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की है। कुछ जगहों पर तो भारी बारिश की वजह से ऐसा लगा कि मानो दिन में रात हो गई हो। हम लोग देख रहे हैं अगले 2 दिनों तक
मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका कारण है बंगाल के उपसागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके चलते वेस्ट कोस्ट पे पूरी जगह पे वेस्टर्ली स्ट्रांग हो गई है। इसकी वजह से पूरे कोंकण रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई सभी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ में 1-2 जगह पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूरे कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार मुंबई में भारी बारिश हो रही है और बीएमसी की तरफ से यह कहा गया है कि 13 और 14 जून को भारी बारिश हो सकती है। और इस बीच भी जानकारी ये कि अभी भी भारी बारिश हो रही है और इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। बीएमसी ने कहा है लोगों से कि वो अपने घरों के भीतर ही मौजूद रहें। भारी बारिश 13 और 14 जून को ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। समंदर किनारे जाने से बचने की भी लोगों को सलाह दी गई। समंदर में ऊंची लहरें उठने का भी अलर्ट जारी किया गया। बीएमसी के सभी जो कर्मचारी उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बेवजह बाहर ना निकलें। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। किंग्स सर्कल इलाके में भी पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसे निकालने के लिए बीएमसी की तरफ से पंप लगाए गए। मुंबई में मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। रह रहकर लगातार जो है वो बरसात जारी है और कहीं ना कहीं जल जमाव अब होना शुरू हो चुका है। किंग्स सर्कल का इलाका है और साफ तौर पे यहाँ पे देखें तो जो रुक रुक कर बरसात हो रही है उसकी वजह से जो जल जमा हो रहा है उसे निकालने के लिए यहाँ पर पहले तो ड्रेनेज खोले गए हैं, साथ ही साथ पंप्स लगाए गए हैं ताकि मानसून की दस्तक पर जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उस तरह की पुनरावृत्ति न होने पाए। लगातार मुंबई में अलग अलग जगहों पर वेस्टर्न के इलाके, ईस्टर्न का इलाका, सायन, घाटकोपर, हिंद माता, दादर, ऐसे कई इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहाँ पे लगातार मूसलाधार बरसात रुक रुक कर जारी है। और ऐसे में जल जमाव जो है वो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जगह जगह पर पंप्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह पर ड्रेनेज खोले गए हैं ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन मुंबई के लिए जो है वो अहम रहने वाले हैं क्योंकि मूसलाधार बरसात होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सांताक्रूज इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है और इसकी वजह से वहां जैम के हालात बन गए। इस दौरान पैदल चलने वाले लोग भी परेशान नजर आए। तो सांताक्रूज मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के सांताक्रूज इलाका जहां पर बारिश हो रही है रुक रुक कर और इस वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांताक्रूज इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जैम के हालात बन गए हैं। पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आए। मुंबई में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश के कारण बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे जल जमाव हो गया है। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में हम खड़े हैं जहां पर जल जमा होने के कारण मुंबई के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सुबह से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले 2 दिन मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं वो कम से कम आधे पौने घंटे का ट्रैफिक है और यहाँ पे जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। यहाँ बीएमसी के कर्मचारी भी पहुंचे हैं जो इस पानी को निकालने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो खोल दिए गए हैं, पानी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं जल जमाव होने के कारण ट्रैफिक जो है वो काफी लंबा लग चुका है। आने वाले 48 घंटे शनिवार और रविवार को मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूरी तरीके से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं जल जमाव की स्थिति मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बनती जा रही है। ये सांताक्रूज का इलाका है जहां पे हम खड़े हैं और जल जमाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुक रुक के हो जरूर रही है मगर ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई में किस तरीके से रुक रुक कर हो रही बारिश का जो असर है वहां रेलवे सेवा पर भी पड़ा है, रेलवे पर भी पड़ा है। रेल सेवा पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। भारी बारिश की वजह से वहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया और इसकी वजह से लोकल ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई।
उधर मुंबई में बीती रात से भारी बारिश लगातार हो रही है और इसका जो असर है वो अब दिखाई दे रहा है। नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से बेलपुर किले का एक हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि जो हिस्सा गिरा वो पहले ही काफी कमजोर हो चुका था और उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा था, लेकिन उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाता उससे पहले ही वो हिस्सा भारी बारिश की वजह से गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये तस्वीरें नवी मुंबई की जहां पर एक मकान गिर गया भारी बारिश की वजह से। दरअसल इस तरह की ये खबरें आ रही हैं। हालांकि जानकारी ये भी कि पहले से कमजोर था, मरम्मत का काम भी चल रहा था इस मकान का, लेकिन जब भारी बारिश हुई तो इसकी नींव और कमजोर हो गई और ये भरभराकर गिर पड़ा। और इस बीच आपको बता दें, नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ के बाद पिछले साल सितंबर में हुई एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश हुआ। नोएडा पुलिस के मुताबिक सेक्टर 39 में 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने जब उन दोनों को पकड़ा तो उनके पास से 1 किलो सोना बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से इनके साथ पूछताछ की तो उन्होंने अपने दूसरे और साथियों के भी नाम लिए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 दूसरे लोगों की तलाश कर रही है, जिनके पास से करीब 13 किलो सोना, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के कागजात और 57 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जिस फ्लैट में चोरी की वहां के नौकर से उनकी जान पहचान थी। पुलिस अब उस फ्लैट के मालिक की तलाश भी कर रही है और इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये काले धन का मामला तो नहीं है। सूचना मिलने के बाद SHO 39 आज़ाद के अंडर ये अपना स्तर से 2 लोगों को जो जिनको बारे में मुखबिर ने सूचना दिया था उन लोगों को उठा के पूछताछ करने में कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि ये लोग चोरी का माल रखे हैं घर पे। तो उसके बाद हम लोग रिकवरी शुरू हुई थी और उसके बाद जो जैसे मैंने पहले बताया था एडिशनल DCP और ACP का अलग अलग टीम बन गई थी। पूछताछ पूरा हुआ था, इस घटनाक्रम को पूरा खुलासा होते चला गया था। जैसे इन लोगों को कौन सा किसका घर था और उस घर में कितना रुपया था और इस गैंग में कितना लोग थे वो सब खुलती गई थी। उसके बाद हम लोग एक एक करके गिरफ्तारी करना शुरू किया था और उसके बाद पूरा बरामदगी जितने हम लोग संभव है उतना हम लोग कर लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के इसी ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी 2 में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान सितंबर के महीने में 10 से ज्यादा चोर जो थे, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वो इस सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं। एक गोपाल नाम का जो नौकर होता है वो उन्हें यहाँ पर दाखिल कराता है और यहाँ पर करीबन 2-3 हजार फ्लैट हैं। इसी फ्लैट में एक फ्लैट के अंदर बाकायदा जो चोर हैं वो करोड़ों रुपए की जो सोना है और जो कैश है उस पर हाथ साफ करते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी किसी को नहीं लग पाती है, ना ही कोई पुलिस में शिकायत करता है। बता दें कि यहाँ पर राममणि पांडे और उनका जो बेटा है वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन वो लंबे वक्त से विदेश में रह रहे हैं और उनके खिलाफ दिल्ली और दूसरे शहरों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन चोरों की आपसी गुटबाजी और झगड़े में एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जिसके बाद पुलिस 6 चोरों को गिरफ्तार करती है और एक बड़ा खुलासा होता है कि नोएडा में एक सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां से करोड़ों रुपए का जो कैश है और जो करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है वो बरामद की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चोर पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मौका वारदात लेकिन पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। बता दें कि इस फ्लैट में पुलिस की टीम आई थी, यहाँ पर चोरों को लेकर भी पहुंची थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो फ्लैट कौन सा था जिसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ईडी और इनकम टैक्स को भी आपने इस जांच में शामिल किया है। क्या ये हवाला कनेक्शन है, ब्लैक मनी है, क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रहा था, घर में कोई एक नेटवर्क काम कर रहा था बड़ा? जिस तरीके से हम लोगों ने इस रिकवर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की है उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहीं ना कहीं से इलीगल ट्रांजैक्शंस के ही पैसे हैं ये या गोल्ड है। क्योंकि इतना एक जगह पे होना फिर आपस में इन लोगों के पास इतना आ जाना ये शो करता है कि कहीं ना कहीं से इलीगल ट्रांजैक्शंस के द्वारा एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी थी। और उस इलीगल ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एजेंसीज कहाँ से इन लोगों को दी है, कितने और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसकी जानकारी जब हम लोग मेन कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे संभवतः तभी हो पाएगी। या इन लोगों के जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, सस्पेक्ट्स के जो प्रोफाइल्स हैं
इसको जब हम इनके पूरे प्रोफाइल को देखेंगे या इनके जो ट्रांजेक्शन है इसको देखेंगे तब चीज़ें और भी क्लियर हो पाएंगी और इनके अरेस्टिंग से ये पता चल पाएगा कि अल्टीमेटली इसका सोर्स कहाँ आ रहा है। ये हम लोग ब्लैक मनी तो मान ही रहे हैं, ब्लैक मनी तो है ही है, लेकिन ये है कि अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से तार उस समय जुड़ा पाएंगे जब हम लोग को मेन लोग मिल जाए